बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स न्यू सिलेबस 2025 चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। और आज हमारा टॉपिक है मास एंड वेट। आज हम डिस्कस करेंगे मास एंड वेट को और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड को। मास एंड वेट के डिफरेंस आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। एमसीक्यूज के लिहाज से कोई सवाल आ सकता है। और ग्रेविटेशनल फील्ड के मुतालिक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है उसकी वैल्यू पूछ ली जाती है, या शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज के लिहाज से और शॉर्ट के लिहाज से। आज वाला हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है। देखते हैं मास एंड वेट। मास और वेट में क्या फर्क है, इसको हमने पॉइंट्स की फॉर्म में, डिफरेंस की फॉर्म में लिखा है। एक एक पॉइंट्स को तरतीब के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। हमारे पास जो मास होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। जैसे कि 5 kg कोई भी हम मास ले सकते हैं, उसके लिए कोई हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो हमारे पास वेट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। दूसरा डिफरेंस है यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, और इसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, इसको हम एन से लिखते हैं कि मास का जो यूनिट होगा वो किलोग्राम होगा और जो वेट का यूनिट होगा वो न्यूटन होगा। तीसरा डिफरेंस है मास इज मेजर्ड विद फिजिकल बैलेंस, वेट इज मेजर्ड विद स्प्रिंग बैलेंस। हम मास को फिजिकल बैलेंस के साथ मेजर करते हैं, बीम बैलेंस के साथ मेजर करते हैं, मैकेनिकल बैलेंस के साथ मेजर करते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस के साथ हम मास को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि आम तराजू जो हम नजर आते हैं, जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो हमारे पास मास मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट है। वेट इज अ मेजर्ड विद स्प्रिंग बैलेंस, इसको हम स्प्रिंग बैलेंस के साथ मेजर करते हैं। स्प्रिंग बैलेंस के साथ हम किसी मास को लटका देते हैं, उसके ऊपर जो हम रीडिंग मिलती है वो न्यूटन के लिहाज से मिलती है और ग्रेविटी के साथ साथ वैल्यू वेरी कर जाती है। उसके साथ देखेंगे इट रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, इट डज नॉट रिमेन सेम एवरीवेयर। हमारे पास जो मास होता है वो हर जगह पे सेम है, सरफेस के ऊपर भी सेम है, हाइट के ऊपर ले जाएं, मखसूस हाइट के ऊपर हम ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं, वहां पे भी मास की वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन जो हमारे पास वेट होता है ये हाइट के साथ साथ चेंज होता चला जाता है, क्योंकि वैल्यू जी की चेंज होगी। जिस वक्त वैल्यू जी की चेंज होगी ग्रेविटी के लिहाज से, तो जो हमारा जो वेट होगा वो भी चेंज हो जाता है। ये हर जगह पे सेम रहता है मास, जबकि वेट जगह को तब्दील करने से, रिप्लेस को तब्दील करने से, ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पे इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जगह चेंज करने से मुराद ये है कि इसको हम किसी न किसी सरफेस पे था, फिर इसको हम स्पेसिफिक हाइट पे ले गए, मखसूस हाइट पे ले गए। हाइट के तब्दील करने से, यानी कि हाइट के साथ साथ इसकी वैल्यू वेरी करेगी, वैल्यू तब्दील होगी। नेक्स्ट है जी, मास होता है m इज इक्वल टू एफ ओवर ए और वेट होता है w इज इक्वल टू एम जी। क्योंकि ये देखें w इज इक्वल टू एम जी, जी के ऊपर डिपेंड करेगा, जी की वैल्यू वेरी करेगी, जी की वैल्यू तब्दील होगी तो वेट भी उसके साथ तब्दील हो जाएगा। जबकि जो मास है वो जी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो हाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मास की वैल्यू हर जगह पे सेम रहती है। 6 जो हमारा डिफरेंस है, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द जी, इट डिपेंड्स अपॉन द जी। जो हमारा मास होता है वो जी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जब जी के ऊपर डिपेंड नहीं करता तो हाइट के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा। जबकि जो वेट होता है वो जी के ऊपर डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ साथ अपनी वैल्यू को तब्दील करता रहता है। क्योंकि जी की वैल्यू तब्दील होती है हाइट के साथ। ऑब्जेक्ट को हम जितना ऊपर लेके जाएंगे, ऑब्जेक्ट जितनी हाइट अटेन करेगा उसके साथ साथ जी की वैल्यू वेरी कर जाएगी। जी की वैल्यू तब्दील होगी तो वेट भी तब्दील होगा। इट्स नॉट स्पेसिफिक डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन डाउनवर्ड। जो मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि मास एज अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जो वेट है इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन है, वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, जमीन की ग्रेविटी के लिहाज से हम इसको डिस्कस करेंगे। जमीन वेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है अकॉर्डिंग टू न्यूटन, वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। लेकिन मास की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि मास एज अ स्केलर क्वांटिटी, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। हमारे पास मास एंड वेट था, इसको हमने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा है।
पेपर के अंदर सवाल आ जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। 3 डिफरेंस पूछता है, 4 डिफरेंस पूछता है, जितने भी डिफरेंस पूछता है तो आप इसको कोशिश करेंगे डिफरेंस की फॉर्म में ही लिखें, दरमियान में लाइन लगाएं पेपर के, एक तरफ मास और दूसरी तरफ वेट। इस तरीके से आप आसानी से शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाता है, इन केस लॉन्ग में आ जाता है, तो इस पॉइंट्स कम से कम 7 पॉइंट का लिखना बहुत जरूरी है। इस तरीके से आपकी अटेम्प्टेशन भी बेहतर होगी और आपका जो सवाल होगा, जो क्वेश्चन होगा, उसके ऊपर जो आपकी ग्रिप होगी वो भी बेहतर नजर आएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ग्रेविटेशनल फील्ड। व्हाट इज अ ग्रेविटेशनल फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटी की फील्ड यानी कि जो अर्थ है उसका जो मैदान है, उसका जो इफेक्ट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये सवाल भी हमारा शार्ट के लिहाज से बहुत ही अहम है। पहले हमारे पास अर्थ है, ये हमने अर्थ ली है, अर्थ का ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर है अर्थ का, और यहां तक ये सरफेस है हमारी, इसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया है। रेडियस ऑफ अर्थ, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर मजीद डिस्कस भी करेंगे कि रेडियस ऑफ अर्थ होता क्या है। और ये हमने एक बाउंड्री लगाई है डॉटेड की फॉर्म में, ये डॉटेड की फॉर्म, ये बाउंड्री है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे हमारे पास मैग्नेट होता है, उसकी अपनी स्पेसिफिक फील्ड होती है, उस फील्ड के अंदर कोई दूसरा मैग्नेट आएगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा, अदरवाइज उसकी फील्ड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट या कोई दूसरा मैग्नेट नहीं आया तो उसको ना ही अट्रैक्ट करेगा ना ही रिपेल करेगा। सेम इसी तरह ये डॉटेड लाइन ग्रेविटेशनल फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ग्रेविटेशनल फील्ड उसको बताएगी कि आप जिस वक्त जमीन के इन्फ्लुएंस के अंदर आएंगे, अट्रैक्शन ऑफ अर्थ के अंदर आएंगे, जमीन के इन्फ्लुएंस में आएंगे, तो जमीन उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगी। ये हमारे पास हमने एक सपोजिशन ली है, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है। जिस वक्त ऑब्जेक्ट इस फील्ड के अंदर आ जाता है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो जमीन उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। जमीन उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मौजूद है। तो देखते हैं द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे लफ्ज लिखा है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। फील्ड तो है, फील्ड तो कहते हैं मैदान को। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से मुराद उस फील्ड के अंदर शिद्दत कितनी है, उस फील्ड के अंदर ताकत कितनी है। जैसे जैसे हम इस हमारे पास जो फील्ड है इससे दूर होते चले जाएंगे, जैसे जैसे हम अर्थ के इन्फ्लुएंस से आगे की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे या अर्थ के इन्फ्लुएंस से बाहर की तरफ निकलते चले जाएंगे, ये जो हमारी जो फील्ड स्ट्रेंथ है ये भी वीक से वीक होती चली जाएगी। फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या है उसको देखते हैं। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट मास। ये यूनिट मास के ऊपर एक्ट करती है, एक स्पेसिफिक मास के ऊपर, एक मखसूस मास के ऊपर, यूनिट मास के ऊपर, एक मास के ऊपर जिस वक्त फील्ड इफेक्ट करेगी, फील्ड का जो असर होगा उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहेंगे। जैसे कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, हमारे पास ये मास मौजूद है, इस मास के ऊपर जो फील्ड का असर होगा, जो फील्ड का इफेक्ट होगा, उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहेंगे। इसकी मखसूस वैल्यू भी होती है, वो क्या है जी? Mass m on the surface of Earth exert a force known as its weight। जिस वक्त हमारे पास एक मास है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका स्पेसिफिक मास है, वो सरफेस के ऊपर मौजूद है। अगर ये ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर आया है, यहाँ पे आया है, ये जमीन की ग्रेविटी है, ये सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट आ गया है, ये सरफेस के ऊपर आएगा तो ये कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा, फोर्स पैदा करेगा। जिस वक्त फोर्स पैदा करेगा तो जमीन के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? W = mg। ये एक वेट की फॉर्म में होगा। तो हम यहाँ पे W मास इधर आके डिवाइड हो जाता है, G = W/m। तो हमारे पास ये वेट है, W /m। तो G की जो वैल्यू होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 न्यूटन पर केजी, या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फील्ड स्ट्रेंथ के अंदर हम इसको लिखते हैं 10 हमारे पास वैल्यू होती है, वेट का यूनिट न्यूटन, मास का यूनिट किलोग्राम, 10 न्यूटन पर केजी या 10 न्यूटन पर किलोग्राम। अच्छा, इस चीज को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल की जो वैल्यू है स्मॉल जी की 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी? 10 न्यूटन पर किलोग्राम। हमारे पास एक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू है। अब जी क्या कहता है? जी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड आल्सो विद एल्टीट्यूड। जी की जो वैल्यू होगी प्लेस टू प्लेस वेरी करेगी।
एक जगह से दूसरी जगह अपनी कीमत, अपनी वैल्यू तब्दील करता चला जाएगा। जैसे अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू कुछ और है, मून के ऊपर जी की वैल्यू कुछ और है, मुख्तलिफ प्लैनेट्स पे जाएंगे जी की वैल्यू वेरी करती चली जाएगी। यहाँ पे वैल्यू कुछ और है, आप किसी माउंटेन के ऊपर जाते हो तो वहां पे जी की वैल्यू कुछ और होगी। जी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड आल्सो विद एल्टीट्यूड, हाइट के साथ साथ, एल्टीट्यूड से मुराद हाइट है, हाइट के साथ साथ जी की वैल्यू वेरी करेगी, जी की वैल्यू तब्दील होगी। नेक्स्ट कहते हैं जी एन ऑब्जेक्ट वेट मे वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो हमारा वेट होगा, क्योंकि W इज इक्वल टू mg, ये जी के ऊपर डिपेंड करता है। जिस वक्त जी की वैल्यू तब्दील होगी तो वेट तब्दील होगा। अगर आप सरफेस के ऊपर मौजूद है, क्योंकि सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये वैल्यू होती है। तो जिस वक्त सरफेस के ऊपर मौजूद है तो वेट आपका सेम रहेगा, सरफेस टू सरफेस जाएंगे आप। अगर सरफेस से आप हाइट की तरफ चले गए हैं तो वहां पे जी की वैल्यू तब्दील होगी। जिस वक्त आपकी जी की वैल्यू तब्दील होगी तो आप कह सकते हैं कि आपका जो वेट है वो भी वेरी कर गया है, वो भी तब्दील हो गया। मैं उम्मीद करता हूं आपको वेट एंड मास एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल फील्ड आसानी से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।